नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीएस की खान चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान, सफलता का दूसरा नाम जीएस की खान। तो आज हम बात करेंगे करंट अफेयर की और आज आपका 9 दिसंबर है। तो आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। तो हर रोज सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि ऑल इंडिया एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा और सभी लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज का पहला सवाल है, तेलंगाना के नए सीएम कौन बने? आपको पता होगा अभी जो है 5 राज्यों में चुनाव किए गए थे, तो इसमें से आपका एक तेलंगाना है। तो तेलंगाना के नए सीएम कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है कोंडा सुरेखा, उत्तम कुमार रेड्डी, अनुमूला रेवंत रेड्डी या के चंद्रशेखर राव। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुमूला रेवंत रेड्डी हो जाएगा। तेलंगाना में टोटल सीटें 119 हैं। 119 में से 64 सीटें जो है कांग्रेस को मिली हैं और ये फुल बहुमत से बने हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। ठीक है ना। बाकी 39 सीटें बीआरएस को मिली हैं, 7 सीटें एआईएमआईएम को मिली हैं, 8 बीजेपी को, 1 अन्य को। तो अब ये जो है आप लोगों के 7 दिसंबर को आपको पता तेलंगाना के नए सीएम बने हैं अनुमूला। 7 दिसंबर 2023 को इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा मल्लू भट्टी श्रीमान मल्लू भट्टी विस्मार्क, ये आप लोगों के तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री बने हैं मल्लू भट्टी विस्मार्क बने हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और उन्हें राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने शपथ दिलाई है और ये तेलंगाना के दूसरे सीएम बने हैं। इससे पहले 2 कार्यकाल तक जो है के आर राव जो थे आपके सीएम रह चुके हैं। ठीक है ना, के चंद्रशेखर राव आप लोगों के सीएम रह चुके हैं। इसके बाद मैं आपको तेलंगाना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तेलंगाना के सीएम हो गए हैं अब अनुमूला रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं आपकी तमिलिसाई सौंदरराजन, राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को और ये एक लैंड लॉक्ड राज्य है तेलंगाना। चलिए, सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर प्रकट हो रहा है। अब देखते हैं इसका जवाब कौन कौन दे पाएगा। भाई क्लास को शेयर करते रहिए। इतनी सुबह सुबह आप लोगों की महत्वपूर्ण क्लास चलती है, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते बिल्कुल भी। मुश्किल से 5, 6, 7 ऐसे ही भाई शेयर करो क्लास को। यूनेस्को ने गुजरात के किस पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? बताइए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ABCD। तो अगर आपने चूज किया है गरबा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को पारंपरिक नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। और ये बैठक दोस्तों कहां पर हुई है मैं बता दूं, ये बैठक अभी दिसंबर 2023 में बोत्सवाना में हुई है। कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि गरबा की जो आप लोगों का गरबा को जो एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, ये बैठक कहाँ हुई थी? ये बैठक बोत्सवाना में हुई थी। इससे पहले 2 साल पहले 2021 में जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है, इसको इस लिस्ट में शामिल किया गया था, जो भारत का 14वां सांस्कृतिक विरासत था। यूनेस्को ने इसे कहा है स्त्री शक्ति की पूजा। यूनेस्को ने कहा है स्त्री शक्ति की पूजा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अब तक टोटल कितने विरासत सूची में शामिल हैं। तो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में 15 चीजें शामिल हैं। सबसे पहला है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, दूसरा है रामलीला रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन, तीसरा है कुटियाट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है केरल का, चौथा है रामवन गढ़वाल हिमालय के धार्मिक त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान जो कि उत्तराखंड का है, पांचवा है केरल का मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर और नृत्य नाटक, छठा है राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत, सातवां है छऊ नृत्य जो कि ओडिशा पश्चिम बंगाल झारखंड का है, आठवां है लद्दाख का बौद्ध जप जो कि हिमालय के लद्दाख क्षेत्र जम्मू कश्मीर और भारत में पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ है, 9वें नंबर पे आता है मणिपुर का संकीर्तन पारंपरिक गायन नगाड़े और नृत्य, 10वें नंबर पे है पंजाब के ठठेरों द्वारा बनाए जाने वाले पीतल और तांबे के बर्तन, 11वां योग, 12वां है नवरोज 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 नैरोज, ये सारे नाम है आपके, 13वां है कुंभ का मेला,
14वां है आपका कोलकाता दुर्गा पूजा और 15वां अभी बनाया है 2023 में बोत्सवाना में इसकी घोषणा की गई, गुजरात का गरबा नृत्य। गुजरात की बात करेंगे दोस्तों तो आपको बता दूं यहाँ पर गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं, गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर है। ठीक है। यूनेस्को की बात करेंगे, यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं आंद्रे एजोले और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। ठीक है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर। अब देखते हैं आप लोगों में से इस सवाल का दोस्तों जो है परम सत्य जवाब जो यहाँ पर कौन देने वाला है, सभी लोग बताइए। भारत सरकार ने केन्या को कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कितनी रकम की ऋण सुविधा देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है कि भाई भारत सरकार ने केन्या को कृषि क्षेत्र के मॉडर्नाइजेशन के लिए कितनी रकम की लोन सुविधा देने की घोषणा की है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई 250 मिलियन डॉलर, लगभग 2000 करोड़ रुपए। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 250 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपीस, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अब केन्या की बात हो रही, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। केन्या की कैपिटल कई बार पेपर में आती नैरोबी है। केन्या के राष्ट्रपति हैं विलियम समोई रूतो। कौन है दोस्तों यहाँ पर? विलियम समोई रूतो। इसके अलावा केन्या की करेंसी है केन्याई शिलिंग। केन्या की आबादी है करीब 5.15 करोड़। केन्या आपका किस महादेश में? अफ्रीका में है। केन्या जुड़ा है हिंद महासागर से। केन्या के दोस्तों जो पड़ोसी देश हैं ये हैं सोमालिया, इथोपिया, साउथ सुडान, युगांडा और तंजानिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए अब देखिए आपका अगला सवाल आपके सामने है। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया है और इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितनी सीटों का प्रावधान है? तो इसमें जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए कितनी सीटों का प्रावधान है ये आप लोगों को बताना है। तो आइए और आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 114। तो दोस्तों इसको जो है 107 से बढ़ाकर 114 सीटें कर दी गई हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डीपली बताऊंगा आप लोगों को। देखिए जैसे कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 में पाक अधिकृत जो कश्मीर है पीओके, तो पीओके के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटों का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 24 सीटों का आवंटन किया गया। मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में अब आपकी 43 सीटें हो गई, पहले आपकी 37 सीटें थी। और जम्मू में 43, कश्मीर में 47 सीटें, पहले 46 थी। और अब इन्होंने दोस्तों क्या कर दिया है, पीओके में 24 सीटें आरक्षित कर दी हैं क्योंकि पीओके हमारा है। और वर्तमान बिलों में सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 90 + 24 कर दी गई, यानी कि अब टोटल 114 सीटें हो गई हैं, जिसमें जम्मू की अब 43 सीटें हो गई हैं 37 से बढ़कर, कश्मीर की 47 और पीओके की 24 सीटें हो चुकी हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता होगा जम्मू कश्मीर जो बिल आया है रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, यह बिल जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में संशोधन करता है। यह एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर विधानमंडल के साथ लद्दाख विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया है कि 2026 तक जीरो टेरर प्लान, गृह मंत्रालय ने जीरो टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन प्लान बनाया है और 2026 तक योजना 100% लागू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 370 को कब खत्म किया गया था? 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया था और साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। और ये जो नया बिल आया है आपका जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इससे अब आने वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, तो ये लोकसभा में एक और बिल पास हुआ है। यह बिल जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में संशोधन करता है। यह एक्ट
SC, ST और अन्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जुड़े पिछड़े वर्ग BC के सदस्यों को जॉब्स और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन प्रदान करता है। बाकी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपके हैं मनोज सिन्हा है। कौन है आपके? मनोज सिन्हा जी हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में किस कार्यकाल के लिए भारत सर्वाधिक वोटों के साथ फिर से चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में किस कार्यकाल के लिए भारत सबसे ज्यादा वोटों के साथ फिर से चुना गया है? तो आंसर आएगा 2025 से 26 के लिए। इस श्रेणी में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और UAE भी चुना गया है। ओके, बाकी केंद्रीय पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, ठीक है ना, तो ये आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना IMO 17 मार्च 1948 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका लंदन UK में है। इसके महासचिव हैं कीटैक लिम। IMO के महासचिव हैं कीटैक लिम है और UN के किस अंग का हिस्सा है? तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद यानी कि UNECOSOC का हिस्सा है। अब हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप बताएंगे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस आपका कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 7 दिसंबर को। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1996 में की थी। तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई। नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सल्वाटोर सियाचिटानो। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सल्वाटोर सियाचिटानो। चलिए अगला सवाल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो ये चुना गया दोस्तों यहाँ से आप लोगों का टेलर स्विफ्ट को। तो अगर आपका आंसर आ रहा है टेलर स्विफ्ट, बिल्कुल राइट है। टेलर स्विफ्ट अमेरिकी गायक और गीतकार हैं, अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला कलाकार हैं और वह अपने कैरियर में 12 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं। इनका नाम है टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है। दोस्तों किस कंपनी के द्वारा निर्मित सर्वे पोत लॉर्ज INS संधायक इंडियन नेवी को सौंपा गया? क्या आप जानते हो? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस कंपनी के द्वारा निर्मित सर्वे पोत INS संधायक इंडियन नेवी को सौंपा गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी है GRSE। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ से GRSE मतलब है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि INS संधायक के बारे में। ये अपनी श्रेणी का सबसे अग्रणी जहाज है। इसकी लंबाई टोटल 110 मीटर है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 18 समुद्री मील यानी कि करीब 33 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके ऑपरेटिंग रेंज की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग रेंज है आपका 6500 समुद्री मील यानी कि लगभग 12,000 किलोमीटर। लगभग 3400 टन इसका विस्थापन है। ये एक हाइड्रोग्राफिक उपकरण से युक्त है जैसे डेटा अधिग्रहण, प्रोसेसिंग सिस्टम, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन, रिमोट ऑपरेटेड वाहन और आप भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। इसमें 2 आपकी डीजल इंजन भी लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर एक ये भी निकल के आती है पेपर के लिए कि इंडियन नेवी चीफ कौन है? तो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R कुमार हरि। इंडियन नेवी चीफ हैं एडमिरल R कुमार हरि हैं। इसके बाद हमारा आज का अंतिम सवाल आपके सामने है, इसको बताइए भाई किस महापुरुष की पुण्यतिथि जो है आपका 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के रूप मनाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जिनका भी आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बिल्कुल राइट है। BR अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ और इन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहब पहले भारतीय थे
और ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी दोस्तों ये प्रमुख थे, यहाँ पर आप सभी लोग जानो, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी यही थे, ये हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही अपनी करंट अफेयर और जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज ही जीएस की खान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफलता का दूसरा नाम जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।